मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 102 102 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में अंतर पर। Today I will talk about the comparative analysis of the drainage system and patterns of North India and Peninsular India. यूनिवर्सिटी एग्जाम में और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर आता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में कि उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न की तुलना कीजिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं। उत्तर भारत की नदियों का मुख्य स्रोत केवल एक है, वो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। यानी उत्तर भारत की नदियां हिमालय के विभिन्न पर्वत श्रेणियों से ही उत्पन्न होती हैं, जबकि दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के स्रोत कई हैं। जैसे अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट से भी पश्चिम वाहिनी और पूर्व वाहिनी नदियां निकलती हैं। अरावली पर्वतमाला से भी नदियों का उद्गम होता है। और जो सेंट्रल हाईलैंड है सेंट्रल इंडिया का, जैसे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, कैमूर रेंजेस, इनसे भी नदियों का उद्गम होता है। तो इस तरह से जहां तक स्रोत का संबंध है वह उत्तर भारत की नदियों का मुख्य स्रोत जो है हिमालय है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों का स्रोत पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वतमाला और भारतीय केंद्रीय उच्च भाग या पर्वतीय भाग है। दूसरा, हम आगे आते हैं कि उत्तर भारत की नदियां जो होती हैं हिम पूरित और हिमनद पूरित होती हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर स्नो फेड और ग्लेशियर फेड। इसलिए उनमें वर्ष भर जल रहता है। इसीलिए उत्तर भारत की नदियां, अधिकांश जो बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, रामगंगा है, राप्ती है, ये कोसी नदी है, तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है। ये तमाम नदियां सततवाही नदियां हैं। सततवाही मतलब पेरेनियल रिवर्स हैं, यानी वर्ष भर जल का प्रवाह इनमें होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये हिम क्षेत्रों से और हिमनद से निकलती हैं। तो बरसात के दिनों में वर्षा का जल भी प्राप्त होता है और गर्मियों में जब ये हिम पिघलती है तो स्नो मेल्ट वाटर, इसको मेल्ट वाटर कहते हैं, हिम द्रवित जल भी नदियों को मिलता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां रेनफेड हैं, वर्षा पूरित हैं। वो पूर्णतया वर्षा पर आधारित होती हैं। कारण यही है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय अत्यधिक वर्षा होने के कारण पश्चिमी घाट क्षेत्रों में इनमें जल का प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है और ग्रीष्म काल में प्रायः सूख जाती हैं या बहुत पतली जलधारा रह पाती है, क्योंकि ये वर्षा से पूरित है, वर्षा पर आधारित है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है
जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है। भाई वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी को के ऊपरी भाग पर अपर कोर्सेज, अपर रीचेज में तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि कावेरी नदी निकलती कहां से? कर्नाटक में पश्चिमी घाट में कोडागू हिल से निकलती है, तो वहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय रहता है, उसे वर्षा होती है। और जब ये तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, निचला इसका जो भाग है, लोअर रीचेस है, वहां लौटती मानसून से बारिश हो जाती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश हो जाती है। तो ये एक ऐसी यूनिक नदी है इंडिया की। तो एक तो स्रोत का अंतर हो गया, दूसरे जो है वो है इनके प्रवाह और नेचर का संबंध हो गया। अब आगे आते हैं हम कि उत्तर भारत की नदियां लंबाई और क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में बहुत अधिक है, बड़ी नदियां हैं। जैसे गंगा का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, उसके बाद इंडस का आता है, सिंधु नदी का, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, गंगा सिस्टम की बात जब करते हैं तो गंगा नदी में जितनी भी मिलने वाली नदियां हैं सबका प्रवाह क्षेत्र उसमें आ जाता है। जैसे गंगा में जमुना भी मिलती है, जमुना में बेतवा, चंबल, केन, सिंध, ये सब नदियां मिलती हैं, ये भी उसमें आ जाएगा। सोन नदी भी गंगा में मिलती है दक्षिण से आके, वो उसके क्षेत्र में आ जाएगा। और ये तमाम राम गंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी इत्यादि, ये सब गंगा प्रवाह क्षेत्र। तो गंगा का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। और अब देखिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी और सबका सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? गोदावरी का है, उसके बाद कृष्ण नदी का है, और उसके बाद कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है, मतलब ड्रेनेज एरिया है। तो ये उनकी तुलना में कम होती है। दूसरा है कि उत्तर भारत की नदियां अपने ऊपरी मार्ग में अर्थात हिमालयी क्षेत्र में अपनी घाटी को अब भी गहरा करती हैं। वो तरुणावस्था में है, दे आर इन यूथफुल स्टेज, और वहां पर डीप गार्जेस और कैनियन का निर्माण करती हैं। जैसे अलकनंदा नदी का कैनियन है, देखिए, देवप्रयाग से शुरू होइए और चले जाइए सतोपथ तक, ये पूरा कैनियन आपको, इतना लंबा कैनियन देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है, कोसी नदी का गार्ज है, काली नदी का गार्ज, गंडक का गार्ज, ये सब गार्ज जो कैनियन बना के प्रवाहित होती है। और जब ये मैदानी भाग में आती हैं तो इनका जब पहाड़ी भाग से उतरती हैं तो अचानक ढाल भंग हो जाता है, यानी ढाल में कमी आ जाती है, जिस कारण इनकी फ्लो वेलोसिटी घट जाती है। नतीजा क्या है कि सेडिमेंट लोड कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वहां पर बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स होते हैं, बोल्डर्स हैं, पेबुल्स हैं, कोबुल्स हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो ये क्या बनाती हैं? वहां पे अलूवियल फैन और कोन का निर्माण करती है हिमालयी नदियां। और मैदानी भाग में जब ये आती हैं तो और ढाल कम होने के कारण, चैनल ग्रेडियंट कम होने के कारण एक घुमावदार मार्गों से प्रवाहित होती हैं, मिएंडरिंग कोर्स डेवलप करती हैं। और कभी कभी तो ये मिएंडर्स इतनी ज्यादा शार्प हो जाते हैं कि वो बीच से कट जाते हैं, सीधा हो जाता है नदी का मार्ग, और जो पीछे वो उसका नेक छूट गया मिएंडर का भाग, उसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं, आप ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप गंगा नदी को देखें मैदानी क्षेत्र में, तमाम उसमें जो है इस तरह से ऑक्सबो लेक और पैलियो चैनल देखने को मिलती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में क्या स्थिति है कि नदियों का प्रवाह वेग उत्तर भारत की नदियों के तुलना में कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका चैनल ग्रेडियंट कम होता है। तो ये चौड़ी चौड़ी घाटियों से होकर प्रवाहित होती है, और चूंकि इनका चैनल ग्रेडियंट कम होता है तो फ्लो वेलोसिटी भी कम होती है।
तो ये निम्नवर्ती यानी वैली डाउन कटिंग या वैली डीपनिंग नहीं करती हैं, घाटी को गहरा नहीं करती हैं, लैटरल इरोजन इनसे होता है। तो ये काफी जो है ब्रॉड एंड शैलो होती हैं, छिछली ये होती हैं, और केवल वर्षा काल में ही ज्यादा सक्रिय होती है, और कभी कभी तो इतनी विकराल हो जाती हैं जैसे कृष्णा नदी। उस समय जब ये मैदानों से होकर गुजरती हैं तो वहां पर सॉइल इरोजन बहुत तेज इनके द्वारा होता है। अब देखिए, हमारे यहाँ तो हिमालय के तीनों श्रेणियों से निकलने वाली नदियां, एक तो सिंध की सहायक जो है, सतलज है, झेलम है, रवि है, ब्यास है, चिनाब है, ये इधर गंगा सिस्टम है, जमुना सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम। लेकिन अब आइए देखिए पश्चिमी घाट पर, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग से जो नदियां निकलती हैं वो काफी लंबी होती हैं और लंबा मार्ग तय करके जाती हैं, और जब ये पूर्वी घाट को आर पार उनको काट के प्रवाहित होती हैं तो बंगाल की खाड़ी में जाने पर ये बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं। ट्रिपल डेल्टा का नाम सुने होंगे, तिहारा डेल्टा, ये महानदी का, कृष्णा, और कौन, ब्राह्मणी नदी, इनका डेल्टा जो है सम्मिलित रूप से ट्रिपल डेल्टा कहते हैं इनको। गोदावरी भी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, पेन्नर नदी का डेल्टा। लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान से जो नदियां निकलती हैं वो पूर्वी ढाल से निकलने वाली पूर्व वाहिनी नदी जिसे कहते हैं, ईस्टवर्ड फ्लोविंग रिवर की तुलना में फ्लो वेलोसिटी पश्चिम वाहिनी नदियों की बहुत अधिक होती है। यानी वेस्ट बाउंड यानी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी। क्यों भाई? क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत का अगर मैप पर आप देखेंगे तो पश्चिमी तटीय भाग के काफी करीब है, तो ऊपर इस्कार्पमेंट से निकलती हैं और अचानक इसमें जो है वो तेज जो है ढाल बनता है, उतरती हैं, तो जिसकी वजह से इनकी गति अधिक हो जाती है। और ये चूंकि इनका प्रवाह मार्ग छोटा होता है इसलिए इनके साथ सेडिमेंट्स भी बहुत कम होते हैं, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती। इवन छोटी छोटी नदी भी एस्चुअरी बनाती है, जैसे देखिए मांडवी नदी, ये गोवा की प्रमुख नदी है, ये एस्चुअरी बनाती है। लेकिन जो पश्चिम वाहिनी नदियां पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं वो लंबाई में छोटी होती हैं, प्रवाह वेग उनका बहुत अधिक होता है, और उनके जब ये इस्कार्पमेंट से नीचे उतरती हैं तो केरल से लेके महाराष्ट्र तक बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा एक वाटरफॉल है कुंचिकल, 455 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भूल जाइए जो किताबों में दिया हुआ है पुराने कि जोग प्रपात तो 253 मीटर ही केवल ऊंचा है, ये तो 455 मीटर ऊंचा। ये जलप्रपात बनाती हैं नदियां। और देखिए कुछ नदियां जो है वह एस्चुअरी बनाती हैं, ये भी पश्चिम वाहिनी नदियां हैं लेकिन ये वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती हैं, जैसे नर्मदा नदी, तापी नदी, ये जो है वो अरब सागर में जब गिरती हैं गुजरात वाले पोर्शन में तो वहां पर ये बड़ी एस्चुअरी बनाती है। अगला जो अंतर है, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालयस आर एंटीसीडेंट ड्रेनेज, यानी अक्रमवर्ती नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, उत्तरी मैदानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां क्या हैं? अक्रमवर्ती हैं, इनसिक्वेंट है, यानी एंटीसीडेंट है। बहुत कम नदियां कॉन्सिक्वेंट हैं, जो वही नदियां कॉन्सिक्वेंट हैं जो शिवालिक के दक्षिणी ढाल से निकलती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादातर नदियां कॉन्सिक्वेंट हैं। कॉन्सिक्वेंट माने ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ नदियां अक्रमवर्ती भी हैं,
जैसे सोन नदी सुपर इम्पोज रिवर है। कैसे है, अभी इस छोटे से लेक्चर में उसको अलग से बताना पड़ेगा हमको। और ये देखिए, ये जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये फाल्टेड रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं। इन्होंने अपने घाटियों का निर्माण नहीं किया है। और उत्तर भारत की नदियां जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो अधिकांश वो जो पादपाकार यानी डेंड्राइटिक पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में पैरेलल पैटर्न भी मिलता है, रेडियल पैटर्न भी मिलता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न भी मिलता है। ये सब तमाम तरह के जो है वो एनुलर पैटर्न भी मिलता है। जैसे गिरनार की पहाड़ी पर एनुलर है, जो गिरनार पहाड़ के चारों तरफ ऐसे घेरे रहती हैं। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शीर्ष से जो नदियां निकल के बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये ड्रेनेज पैटर्न में भी काफ़ी अंतर है दोनों में। अब देखिए, हो गया 16 मिनट। तो आज बस इतना ही। आप कमेंट में पूछिएगा, अगर कुछ प्रश्न और आगे जानना है तो हम अगले वीडियो में केवल उसका निवारण के लिए एक वीडियो बना के आपको उत्तर जरूर देंगे। नमस्कार।